हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कार्ल यूंग्स पर्सनालिटी थ्योरी और ये हमारा इस टॉपिक का पार्ट 2 है। तो मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या टॉपिक पढ़ा था। हमने इंट्रोडक्शन किया था, साइकिक एनर्जी जिसमें अपोजिट, इक्विवेलेंस एंड एंट्रोफी प्रिंसिपल हमने कवर किया, सिस्टम्स ऑफ पर्सनालिटी देखा और आर्किटाइप्स किया। इतना हमने लास्ट वीडियो में कर लिया जो हमारा पार्ट 1 था। इस वीडियो में हम देखेंगे साइकोलॉजिकल टाइप्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इंडिविजुएशन की प्रोसेस और असेसमेंट इन यूंग्स थ्योरी। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है इस वीडियो का वो है हमारा साइकोलॉजिकल टाइप्स। तो साइकोलॉजिकल टाइप बेसिकली क्या है, हमारे पर्सनालिटी टाइप्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल टाइप्स क्या है, पर्सनालिटी टाइप्स। और यूंग ने पर्सनालिटी टाइप्स किस तरह से बताए, उन्होंने बताया कि हमारी जो पर्सनालिटी के टाइप्स है वो हमारे एटीट्यूड्स और फंक्शंस के इंटरेक्शन से बनते हैं। ठीक है, हमारे एटीट्यूड्स और हमारे जो फंक्शंस हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शंस, उनके इंटरेक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 8 तरह के पर्सनालिटी टाइप्स बताए। कितने तरह के? 8 तरह के पर्सनालिटी टाइप्स बताए। अब इनको 8 तरह के पर्सनालिटी टाइप को कैसे बनाया, तो उन्होंने एटीट्यूड में हमारे पास बताया एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन में उन्होंने बताया थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग। ठीक है, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग, तो उन्होंने इसमें ये बताया। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमारे 2 एटीट्यूड्स के और हमारे पास 4 हो गए फंक्शंस के, तो टोटल हमारे पास कितने तरह के टाइप्स निकलेंगे? 8 तरह के। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा कि इंट्रोवर्टेड हमारा थिंकिंग, इंट्रोवर्टेड फीलिंग, इंट्रोवर्टेड सेंसिंग, इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिंग। ठीक है, ऐसे ही हमारे एक्सट्रोवर्जन के 4 हो जाएंगे, एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग। तो हमारे एटीट्यूड्स और फंक्शंस के इंटरेक्शन से हमारे पास 8 तरह के पर्सनैलिटी टाइप्स आएंगे। तो अब हम एटीट्यूड्स और जो हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे कि बेसिकली इसमें होता क्या है, और फिर बाद में हम 8 तरह के हमारे पर्सनालिटी टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड्स में यूंग ने बताया हमारे पास होता है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। मच ऑफ आवर कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ एंड रिएक्शन टू आवर एनवायरनमेंट इज डिटरमाइंड बाय अपोजिंग मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ एक्सट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन। तो यूंग ने क्या बताया कि जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस होती है या फिर जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं, तो वो हमारा किस चीज़ से डिटरमाइन होता है। ठीक है, या फिर हम हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह से एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वो किस चीज़ से डिटरमाइन होता है। वो होता है हमारे पास 2 तरह के एटीट्यूड्स होते हैं, मेंटल एटीट्यूड्स जो है हमारे पास एक्सट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ठीक है, तो हमारे एक इंडिविजुअल की कॉन्शियस अवेयरनेस और वो एनवायरनमेंट में किस तरह से एक्ट करता है वो किससे डिटरमाइन होता है। हमारे पास 2 अपोजिट मेंटल एटीट्यूड्स है, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रावर्जन, उनसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, सो एक्सट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन का मतलब क्या होता है कि हमने हमारी सोसाइटी में 2 तरह के लोगों को देखा होगा। एक जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, सोशल होते हैं, जिनको हर पार्टी में जाना पसंद होता है, एडवेंचर सीकिंग होते हैं, उन थ्रिल लविंग होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने देखी होगी कि बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, सोशल ग्रुप्स में एक्टिव होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो हमारे एक्सट्रोवर्जन कैटेगरी में आता है। और दूसरा हमने देखा होगा कि जो बहुत कम बोलते हैं, शाय होते हैं, अपने खुद के थॉट्स में रहते हैं, दूसरों से इतनी बातचीत करना पसंद नहीं, पार्टीज में जाना पसंद नहीं कर, वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा इंट्रोवर्जन में आएगा। तो एक्सट्रोवर्जन क्या होता है, एन एटीट्यूड ऑफ साइकी कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड अदर पीपल, कि जो दूसरों से इंटरेक्ट करना जिसको पसंद हो, जो बाहर की दुनिया से आनंद लेते हैं। ठीक है, उनको अच्छा लगता है कि दूसरों से इंटरेक्ट करना, जो हमारी बाहरी दुनिया उसके अंदर जीना, तो ये हमारा एक्सट्रोवर्जन में आता है। और दूसरी तरफ हमारा इंट्रोवर्जन में क्या आएगा, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ साइकी कैरेक्टराइज्ड बाय ओरिएंटेशन टुवर्ड्स वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि जो खुद के थॉट्स और फीलिंग्स में रहता है, मतलब बहुत सोचता है, बात कम करता है। ठीक है, उसके थॉट्स बहुत गहरे होते हैं, खुद के साथ रहना पसंद करता है, तो वो हमारा इंट्रोवर्जन होता है, शाय होते हैं। तो ये 2 तरह के हमारे पास एटीट्यूड्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें हमारे पास थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग। ठीक है, सो अब हम साइकोलॉजिकल फंक्शन समझेंगे। साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, दीज फंक्शन रेफर टू डिफरेंट and opposing ways of perceiving or apprehending both the external real world and our subjective inner world. So Jung posited 4 functions of psyche: sensing, intuiting, thinking and feeling. तो psychological functions basically क्या है, हमारे माइंड के कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम हमारे बाहर की दुनिया, अपनी खुद के अंदर की दुनिया को समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास साइकोलॉजिकल फंक्शन होते हैं और यूंग ने हमें 4 तरह के फंक्शंस बताए, जो है हमारा सेंसिंग, इंट्यूटिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। तो सबसे पहले हम करते हैं सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग। तो इन दोनों को यूंग ने एक ग्रुप में कैटेगराइज किया। क्यों किया, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, नॉन रैशनल फंक्शंस है,
यानी कि ये दोनों ही रीजन पे काम नहीं करते। सो सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग दोनों क्या है, हमारे नॉन रैशनल फंक्शन है, दोनों रीजन पे लॉजिकल रीजनिंग पे काम नहीं करते। अब सेंसिंग और इंट्यूटिंग का बेसिकली मतलब क्या है वो हम देखते हैं। तो सेंसिंग क्या होता है, इट रिप्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस थ्रू द सेंसेस द वे अ फोटोग्राफ कैप्चर्स एन ऑब्जेक्ट। कि हमने देखा होगा, हमने एक कैमरा देखा होगा, तो कैमरा क्या करता है, हम फोटो क्लिक करते हैं तो वो सेम फोटो हमारे पास कैमरा में आ जाती है, ठीक है, उसकी एक डिजिटल कॉपी हमारे पास आ जाती है। तो वही सेम तरह का हमारा सेंसिंग है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग तरह के सेंसेस दे रखे हैं, जैसे कि देखना, बोलना, सुनना, ये सारी चीज़ क्या है, मतलब टेस्ट करना, स्मेल करना, ये हमारी सेंसेस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन सेंसेस का यूज़ करके हमारे जो एनवायरनमेंट में, हमारी जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं और उस सारी चीज़ एक्सपीरियंस को कैप्चर करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सेंसिंग हमारे एक्सपीरियंस को उसी तरह से रिप्रोड्यूस करता है जैसे कि हमारा एक कैमरा होता है वो उस फोटो को कैप्चर करता है, ठीक है। तो सेंसिंग हमारा बेसिकली यही है कि सेंसेस का यूज़ करके हम भारी दुनिया का अंदाज़ा लगाते हैं, भारी दुनिया के बारे में पता करते हैं। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि हमने एक टेबल देखी तो हमने बोला कि ये टेबल ब्लैक कलर की पड़ी है जैसे, तो हमारी सेंसेस ने क्या देखा कि बता दिया हमें कि हाँ ये यहाँ पे एक टेबल है और इसका कलर क्या है, ये रेड कलर है, ठीक है, या फिर ब्लैक कलर है, येलो कलर, जो भी हमारे पास टेबल का कलर है, ब्लैक, ब्राउन, जो भी, ठीक है। तो सेंसेस से बेसिकली क्या होता है कि जो जैसी दुनिया है वैसे हमारे सेंसेस हमें बता देते हैं। इंट्यूटिंग का मतलब क्या होता है, इंट्यूटिंग हमारे डायरेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलस से नहीं आता, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस से डायरेक्ट नहीं आता। तो इंट्यूटिंग का बेसिकली ये मतलब समझ लो कि कुछ गैसिंग लगाना या फिर कुछ ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शन या पॉसिबिलिटीज बताना, तो वो हमारा इंट्यूटिंग में आता है, ठीक है। इफ वी बिलीव, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बिलीव समवन एल्स इज विद अस इन अ डार्कन रूम, आवर बिलीफ मे बी बेस्ड ऑन आवर इंट्यूशन और अ हंच रेदर देन अ एक्चुअल सेंसरी एक्सपीरियंस। कि मान लो हम एक रूम में हैं तो वहाँ पे हमारे पास कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है, ठीक है, कि हमें वो पता लगे, बट हम क्या बिलीव कर रहे हैं, हम ये बिलीव कर रहे हैं कि हमारे साथ इस रूम में, इस अंधेरे भरे रूम में कोई और है। तो ये क्या है, ये हमारे पास ऐसा कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं था, ठीक है। अगर मान लो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता और इससे हमें दिख के पता लगता कि यहाँ पे कोई इंसान है, तो वो हमारा सेंसिंग हो जाता है, ठीक है। बट होता क्या है इंट्यूटिंग में कि हमारे पास कुछ ऐसा एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है, बट फिर भी हम क्या करें, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता, बट फिर भी हम कुछ ऐसे गैसेस या फिर हमारी ऐसे इंट्यूशन से बाहर आता है कि यहाँ पे कुछ है, तो वो हमारा इंट्यूटिंग में होता है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों तरीके हमारे इंफॉर्मेशन रिसीव करने के तरीके हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है थिंकिंग एंड फीलिंग। अब इन दोनों को एक पेयर में कैटेगराइज कर रखा है, क्यों, क्योंकि दे आर रैशनल फंक्शंस, यानी कि ये दोनों हमारे रीजन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इनके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होती है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं, दैट इन्वॉल्व मेकिंग जजमेंट एंड इवेल्युएशन अबाउट आवर एक्सपीरियंस। तो यही हमारा डिसीजन लेते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो इनका ही काम होता है इवेल्युएशन और जजमेंट का। वो हमारे क्या थे, वो हमारे इंफॉर्मेशन लेने के तरीके थे और ये हमारे डिसीजन लेने के तरीके, ठीक है, बेसिकली। सो थिंकिंग फंक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्शियस जजमेंट ऑफ वेदर एन एक्सपीरियंस इज ट्रू और फॉल्स। कि कोई भी एक्सपीरियंस है वो सही है या गलत है, उसके बारे में जो भी डिसीजन लेता है वो हमारा थिंकिंग फंक्शन लेता है। जैसे कि मान लो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी कि सभी लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, फिर आप क्या करोगे, फिर आप सोचोगे उसके बारे में, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, इसके क्या प्रूफ है, और क्या ऐसा सच में होता है कि सारे लोग डिसऑनेस्ट होते हैं। तो वो हमारा थिंकिंग और रैशनल एस्पेक्ट आता है, वो हमारा इसी से आता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास फीलिंग फंक्शन है। फीलिंग फंक्शन किस तरह की इवैल्यूएशन करता है, वो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स में एक्सप्रेस होता है, प्लीजेंटनेस, अनप्लीजेंट, स्टिमुलेशन और डलनेस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई नई जॉब ऑफर हुई, ठीक है, तो आपका थिंकिंग जो एस्पेक्ट है वो क्या सोचेगा कि मेरी सैलरी कितनी होगी, मेरा ग्रोथ का स्कोप क्या होगा, तो वो हमारा थिंकिंग फंक्शन है, ठीक है। अब फीलिंग फंक्शन क्या है कि क्या मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, क्या ये जो एनवायरनमेंट है मुझे अच्छा लगेगा, क्या मैं यहाँ पे अच्छे से काम कर पाऊँगा, ठीक है। तो वो लाइक्स और डिसलाइक्स कि मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, वो भी तो हमारा एक डिसीजन लेने का तरीका ही है, ठीक है। तो वो हमारा किस में आता है, वो हमारा फीलिंग फंक्शन में आता है। तो हमारे पास 4 तरह के साइकोलॉजिकल फंक्शन हो गए, सेंसिंग, इंट्यूटिंग, जिसको एक ग्रुप में कैटेगराइज कर रखा है, और दूसरा हमारा थिंकिंग और फीलिंग, जिसको दूसरे ग्रुप में, ये हमारे रैशनल होते हैं, और ये सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग हमारे नॉन रैशनल होते हैं। उससे पहले हमने एटीट्यूड्स पढ़ा जिसमें हमारे पास एक्सट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन दोनों है, ठीक है। सो अब हम करेंगे यूंग्स साइकोलॉजिकल टाइप्स। तो हमने देखा कि एटीट्यूड्स और हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शंस के इंटरेक्शन से हमारे पास 8 तरह के साइकोलॉजिकल टाइप्स या पर्सनालिटी टाइप्स बनते हैं। तो इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स्ट्रावर्टेड हो गए, ठीक है, और 4 हमारे इंट्रोवर्टेड के हो गए, और 4 हमने क्या किए थे, साइकोलॉजिकल फंक्शंस किए थे। सो थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूटिंग,
थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग। तो ये हमारे पास साइकोलॉजिकल टाइप्स है। सो एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग में क्या होता है, दे आर लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव एंड डॉगमेटिक। सो लॉजिकल का मतलब होता है कि हर चीज़ को लॉजिक से देखना, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अपने जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करना, पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखना, डॉगमेटिक होता है कि अपनी बात को स्ट्रांगली सही मानना। सो ऐसे लोग रूल, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन पसंद करते हैं, डिसीजन फैक्ट के बेसिस पर लेते हैं, कभी कभी थोड़े रिजिड भी हो सकते हैं। सो ये हमारा एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग में आता है। फिर हमारे पास है एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग। तो इसमें क्या होता है कि दे आर इमोशनल, सेंसिटिव, सोशलेबल, मोर टिपिकल ऑफ वुमेन देन मैन, कि ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये वुमेन में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इमोशनल होते हैं, इमोशनल यानी कि अपनी इमोशंस को ओपनली शो करते हैं, सेंसिटिव होते हैं यानी कि दूसरों की फीलिंग्स समझते हैं, सोशलेबल यानी कि लोगों के साथ रहना पसंद होता है, ये लोग हार्मनी मेंटेन करते हैं, रिलेशनशिप उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एंड सोशल अप्रूवल भी इंपॉर्टेंट होता है। सो ये हमारा एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग होता है। फिर हमारे पास है एक्स्ट्रावर्टेड सेंसिंग। सो आउटगोइंग, प्लेजर सीकिंग एंड अडेप्टेबल। सो इसमें क्या होता है कि आउटगोइंग का मतलब होता है कि सोशल और एक्टिव होना, प्लेजर सीकिंग यानी कि इंजॉयमेंट पसंद करना, अडेप्टेबल यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। सो ये ट्राई करते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, एडवेंचर और एक्साइटमेंट इन्हें बहुत पसंद होता है, प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एक्स्ट्रावर्टेड इंट्यूटिंग। सो इसमें दे आर क्रिएटिव, मोटिवेट अदर्स एंड टू सीज अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें क्या करते हैं कि वो नए नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, मौके को जल्दी से पकड़ लेते हैं। सो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते और एंटरप्रेन्योर टाइप पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इंट्रोवर्टेड थिंकिंग। सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन आइडियाज़ देन इन पीपल। सो इन लोगों को आइडियाज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के। सो ये डीप एनालिसिस करते हैं, साइंटिस्ट टाइप या फिलोसफर टाइप के हो सकते हैं, क्वाइट बट इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इंट्रोवर्टेड फीलिंग। सो दे आर रिजर्व्ड, अनडेमोन्स्ट्रेटिव येट कैपेबल ऑफ डीप इमोशंस। सो ये बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होते हैं यानी कि अपने इमोशंस को ओपनली शो नहीं करते, अनडेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि बाहर से काम दिखते हैं, डीप इमोशन अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है। सो ये लोग इमोशनल होते हैं पर एक्सप्रेस कम करते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ और पर्सनल बिलीफ स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके। सो नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोवर्टेड सेंसिंग। सो इंट्रोवर्टेड सेंसिंग में आएगा कि आउटवर्डली डिटैच्ड, एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन आर्टिस्टिक परस्यूट्स। सो ये जो होते हैं बाहर से थोड़े अलग या क्वाइट होते हैं, ठीक है, दूसरों के साथ इनको इतना अटैचमेंट नहीं होता और ये आर्ट, म्यूज़िक, क्रिएटिविटी में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पास्ट एक्सपीरियंस को स्ट्रांगली याद रखते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर हो सकता है इनका। फिर हमारे पास आता है इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिंग। सो इसमें होता है दे आर कंसर्न विद अनकॉन्शियस देन विद एवरीडे रियलिटी। इसका मतलब ये है कि ये लोग अनकॉन्शियस वर्ड, ड्रीम्स और सिम्बॉलिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं, एवरीडे प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं। सो विजनरी या मिस्टिक टाइप पर्सनालिटी हो सकती है इनकी। तो ये हमारा है यूंग साइकोलॉजिकल टाइप्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो यूंग ने कुछ स्टेजेस बताया। सो उन्होंने फ्रूइड की तरह तो नहीं बताया बट उन्होंने कुछ स्टेजेस बता दिए कि इसके अंदर ये चीज़ें होती है, ठीक है। सो इन्होंने 3 मेजर स्टेज में बताया कि पहले हमारे पास चाइल्डहुड। सो चाइल्डहुड में क्या होता है, ईगो डेवलपमेंट बिगिंस व्हेन द चाइल्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स। ईगो क्या मतलब ये समझो बेसिकली कि मैं कौन हूँ की अवेयरनेस होना, ठीक है। सो चाइल्ड समझने लगता है कि मैं अलग हूँ और दूसरे लोग अलग है, यहाँ से आइडेंटिटी डेवलप होना स्टार्ट होती है। सो ये हमारा चाइल्डहुड में आता है। नेक्स्ट है हमारा प्यूबर्टी टू यंग अडल्टहुड। सो अडोलसेंस अडेप्ट टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ रियलिटी, द फोकस इज एक्सटर्नल ऑन एजुकेशन, करियर एंड फैमिली, द कॉन्शियस इज डोमिनेंट। सो इस स्टेज में क्या होता है, इंसान प्रैक्टिकल दुनिया पर फोकस ज़्यादा करता है, पढ़ाई, जॉब, शादी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है यानी कि जो अवेयर पार्ट है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब इंडिविजुअल्स रियलिटी ओरिएंटेड होते हैं। फिर आता है हमारे पास मिडल एज। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन व्हेन द फोकस ऑफ पर्सनालिटी शिफ्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, कि बाहर से अंदर जो फोकस है वो शिफ्ट होने लगता है इन एन अटेम्प्ट टू बैलेंस द अनकॉन्शियस विद द कॉन्शियस। सो इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में इंसान सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, अपनी लाइफ का मीनिंग को समझने की कोशिश करता है, स्पिरिचुअलिटी या इनर ग्रोथ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यूंग के अकॉर्डिंग जो मिडिल एज में इंडिविजुएशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, जहाँ इंसान अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट को इंटीग्रेट करता है। सो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इंडिविजुएशन, तो इसको हम समझेंगे। जो इंडिविजुएशन का कंसेप्ट है वो कार्ल यूंग की जो एनालिटिकल साइकोलॉजी है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल माना गया है। सो इंडिविजुएशन होता क्या है बेसिकली उस चीज़ को हम समझते हैं। सो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ,
रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फेसेट्स ऑफ द पर्सनैलिटी। सो इसको ध्यान से समझते हैं इस लाइन को। सो ये क्या है, एक कंडीशन ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ है, ठीक है। ये क्या है, अ कंडीशन ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ, जो कब रिजल्ट मतलब कब होती है, जब हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी है दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होती है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक इंडिविजुअल को मेंटल इलनेस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि एक इंडिविजुअल इमोशनली बैलेंस्ड है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है उसमें, इन हार्मनी है, एक स्टेबल पर्सनैलिटी है। तो हमारे यूंग के अकॉर्डिंग रियल मेंटल हेल्थ तब होती है जब इंसान अपनी पूरी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करे, ठीक है। और ये कब होती है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फेसेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। कॉन्शियस क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में हम अवेयर है, जो हमारे थॉट्स, डिसीजन, आइडेंटिटी है, जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं। और अनकॉन्शियस क्या होता है, जो चीज़ें हम डायरेक्टली पता नहीं होती, जो हमारे रिप्रेस डिज़ायर होती है, हमारे आर्कीटाइप्स होते हैं, हमारे हिडन फेयर्स होते हैं, वो सारा किस में आता है, अनकॉन्शियस। जब इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है तब हमारी एक साइकोलॉजिकल एक कंडीशन बनती है। उस साइकोलॉजिकल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुएशन बोलते हैं। सो इंडिविजुएशन का मतलब है अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट करना, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, अपनी लाइट साइड, अपनी डार्क साइड, दोनों को समझना और बैलेंस करना, ठीक है। सो इंडिविजुएशन इन्वॉल्व बिकमिंग एन इंडिविजुअल, फुलफिलिंग वंस कैपेसिटीज एंड डेवलपिंग वन सेल्फ। सो यहाँ इंडिविजुअल का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, इसका मतलब ये है कि अपनी असली आइडेंटिटी डेवलप करना, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को समझना, ठीक है। मतलब मैं कौन हूँ असली में, ये चीज़ समझना। सो फुलफिलिंग वंस कैपेसिटी, सो हर इंसान के अंदर कुछ पोटेंशियल्स होती है। इंडिविजुएशन का मतलब है उन पोटेंशियल्स को डेवलप करना। जैसे कि मान लो अगर किसी में क्रिएटिविटी है तो उसको सप्रेस ना करे, अगर किसी में लीडरशिप क्वालिटी है तो उसको वो ग्रो करे। तो ये हमारा क्या होता है, फुलफिलिंग वंस कैपेसिटी एंड डेवलपिंग वन सेल्फ। यहाँ सेल्फ यूंग की थ्योरी में एक स्पेशल टर्म है। तो सेल्फ का मतलब है पर्सनालिटी का एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। सो इंडिविजुएशन का फाइनल गोल है कि सेल्फ को रियलाइज करना, मतलब अपने अंदर के सब पार्ट्स को इंटीग्रेट करके एक बैलेंस पर्सनालिटी बनाना। सो इंडिविजुएशन इज बिकमिंग एन इंडिविजुअल, फुलफिलिंग वंस कैपेसिटीज एंड डेवलपिंग वन सेल्फ, ठीक है। फिर आता है द टेंडेंसी टुवर्ड इंडिविजुएशन इज इनेट एंड इनएविटेबल, but it will be helped or hindered by environmental forces such as one's educational and economic opportunities and the nature of parent-child relationship. So जो इंडिविजुएशन की टेंडेंसी है वो इनेट होती है। अब इनेट का मतलब क्या है कि हमारे जन्म से प्रेजेंट होती है, ठीक है। हर इंसान में इंडिविजुएशन की जो टेंडेंसी है वो नेचुरली होती है। जैसे प्लांट नेचुरली ग्रो करता है वैसे ही इंसान नेचुरली सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ मूव करता है। और इनएविटेबल का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इनएविटेबल जो होना ही है, जिसको हम रोक ना सके, ठीक है। सो यूंग के अकॉर्डिंग लाइफ का नेचुरल डायरेक्शन हमारे इंडिविजुएशन की तरफ होता है, पर सब लोग सक्सेसफुली इसको अचीव नहीं कर पाते। एंड इट विल बी हेल्प और हिंडर बाय एनवायरमेंटल फोर्सेस। जैसे कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसके ऊपर एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनका इन्फ्लुएंस होता है। जैसे हमारी फैमिली, हमारी एजुकेशन, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये सारे क्या है, ये हमारे एनवायरमेंटल फोर्सेज हैं। अगर मान लो ये हमारे पॉजिटिव साइड है, मान लो हमें अच्छे पॉजिटिवली तरीके से हेल्प कर रहे हैं तो एक इंडिविजुएशन को जल्दी अचीव करेगा। और अगर मान लो ये हिंडर कर रहे हैं, मान लो अच्छे से हमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, तो क्या होगा, तो हमारी प्रोसेस है वो स्लो होगी या डिस्टॉर्टेड हो सकती है। सो ये हमारा है इंडिविजुएशन का कंसेप्ट। बेसिकली इसमें होता क्या है, इट्स अ कंडीशन ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ इन विच देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फेसेट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास असेसमेंट इन यूंग्स थ्योरी। सो अब असेसमेंट कैसे करते हैं, सो इसमें हमारे पास 3 तरह की टेक्निक्स है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दूसरा है हमारे पास सिम्टम एनालिसिस और तीसरा है हमारे पास स्ट्रीम एनालिसिस। सो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का एक एग्जांपल हमें मूवी से भी मिलता है, जो हमने मूवी देखी है कुछ कुछ होता है, तो उसमें जो छोटी अंजलि होती है और उसके पापा एक गेम खेलते हैं, है ना। तो वही गेम बेसिकली हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। तो इसमें एक पर्सन होता है, वो जो भी हमारा क्लाइंट होता है उसको हम एक वर्ड देते हैं और उसको जल्दी से उसके बारे में रिएक्ट करना होता है। कि मान लो मैंने कुछ भी वर्ड बोल दिया, जैसे मैंने फादर बोल दिया, तो जो हमारा क्लाइंट है उसने बोला कि स्पेक्ट, तो ये क्या है, ये एसोसिएट कर दिया। एक वर्ड हम स्टिमुलस देंगे और जो इंडिविजुअल है वो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। सो इसमें सिर्फ अपने जो इंसान है अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को इनडायरेक्टली एक्सप्रेस कर देता है, उसके डायरेक्टली कुछ पूछा नहीं जाता, उनके रिस्पॉन्सेज से उनका हिडन माइंड समझ में आ जाता है। सो इट्स अ टेक्निक इन विच अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू अ स्टिमुलस वर्ड विद वट एवर वर्ड कम्स टू माइंड। कि मैं कुछ भी वर्ड बोलूँ, जैसे मैंने रेड बोला और अगर किसी ने ब्लड बोल दिया, तो ये क्या कर रहा है, ये उसके अनकॉन्शियस की जो माइंड है उसके बारे में हमें
बता रहा है, किसी ने मैंने रेड बोला, किसी ने रोज बोल दिया, तो इन सभी चीज़ें को डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो गए, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सिम्टम एनालिसिस। सो सिम्टम एनालिसिस क्या होता है? इट इज सिमिलर टू कैथारसिस। द सिम्टम एनालिसिस टेक्निक फोकस ऑन सिम्टम्स रिपोर्टेड बाय पेशेंट एंड अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रेट द पेशेंट्स फ्री एसोसिएशन टू दो सिम्टम्स। सो इसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है कि हमने एक फ्लूइड के अंदर कैथारसिस प्रोसेस पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने जितने भी इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस कर देता है। तो सिम्टम एनालिसिस भी सिमिलर है कि हम जो पेशेंट होते हैं उसके सिम्टम्स के ऊपर फोकस करते हैं, फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं और उनका मीनिंग निकालने की ट्राई करते हैं। सो ये हमारा सिम्टम एनालिसिस होता है। फिर है हमारे पास ड्रीम एनालिसिस। सो यूंग एग्रीड विथ फ्रूइड दैट ड्रीम्स आर रॉयल रॉड इनटू अनकॉन्शियस। तो यूंग भी फ्रूइड के साथ एग्री करते हैं कि जो हमारे ड्रीम्स है दे आर रॉयल रॉड इनटू अनकॉन्शियस। तो ये जो हमारा रॉयल रॉड इनटू अनकॉन्शियस कंसेप्ट है ये हमारा फ्रूइड ने दिया था, ठीक है। फ्रूइड ने हमारे जो ड्रीम्स है उसको रॉयल रॉड टू इनटू अनकॉन्शियस बोला था। तो इसमें क्या होता है कि ड्रीम एनालिसिस, यूंग अप्रोच टू ड्रीम एनालिसिस डिफर फ्रॉम फ्रूइड that Jung was concerned with more than causes of dream. He believed that dreams were more than unconscious wishes. सो हमारे फ्रॉइड ने क्या फोकस किया? उन्होंने जो हमारे ड्रीम्स है उनके कॉजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने ये बताया कि हमारे ड्रीम्स मेयरली अनकॉन्शियस विशेस नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमारे जैसे फ्रॉइड ने ये बोला था कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बोला कि उससे ज़्यादा है। यूंग ने ये बोला कि हमारे जो ड्रीम्स है वो उससे कहीं ज़्यादा है और उसका हमें कॉजेस समझना होगा, ठीक है। तो ये हमारा है असेसमेंट इन यूंग्स थ्योरी। तो इसमें हमने 3 पढ़ा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिम्टम एनालिसिस एंड ड्रीम एनालिसिस। तो अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में साइकोलॉजिकल टाइप से स्टार्ट किया। साइकोलॉजिकल टाइप्स हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 8 है, ठीक है, साइकोलॉजिकल टाइप्स। सो 8 हमारे पास पर्सनालिटी टाइप्स है जो किससे बनते हैं? इंटरेक्शन ऑफ एटीट्यूड्स एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस। एटीट्यूड्स और हमारे जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है उनकी इंटरेक्शन से बनते हैं। साइकोलॉजिकल फंक्शंस। सो हमारे पास एटीट्यूड्स में हमने 2 तरह के एटीट्यूड्स पढ़े। पहला हमारे पास क्या था? पहला था हमारे पास इंट्रोवर्जन और दूसरा हमारे पास है एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। इंट्रोवर्जन एंड सेकेंड इज एक्सट्रोवर्जन। सो इंट्रोवर्जन क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल खुद के अंदर ही ज़्यादा रहता है, अपने थॉट्स के बारे में ज़्यादा रहता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, उसको सोशल गैदरिंग्स पसंद नहीं होती, थोड़ा शाय होता है, अपने थॉट्स को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है। एक्सट्रोवर्जन क्या होता है कि जो फ्रेंडली होता है, जो बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, लोगों के साथ उसको रहना अच्छा लगता है, पार्टी लविंग होता है, थ्रिल सीकिंग, एडवेंचर लविंग, तो वो हमारा एक्सट्रोवर्जन होता है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल फंक्शन में हमने 4 तरह के फंक्शंस पढ़े। तो हमारे पास सबसे पहला है सेंसिंग, दूसरा हमारा इंट्यूटिंग, तीसरा है हमारे पास दूसरा इंट्यूटिंग, तीसरा है हमारे पास थिंकिंग और चौथा है हमारे पास फीलिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। सो हमारा सेंसिंग और इंट्यूटिंग क्या थे? नॉन रैशनल। थिंकिंग और फीलिंग हमारे रैशनल थे। सो सेंसिंग में क्या होता है कि जैसे एक कैमरा कैप्चर करता है वैसे ही हमारे सेंसेस हमारे कोई भी एक्सपीरियंस को बता देते हैं। इंट्यूटिंग क्या होता है कि ये डायरेक्टली एक्सटर्नल स्टिमुलस पे बेस्ड नहीं होता, हमारी इंट्यूशन पे बेस्ड होता है। और जैसे मान लो हम कुछ गेस करते हैं। थिंकिंग में क्या होता है कि कोई भी एक्सपीरियंस सही है या गलत है उस चीज़ की जजमेंट और इवैल्यूएशन प्रोवाइड करता है। फीलिंग क्या बताता है? फीलिंग हमें बताता है कि क्या चीज़ हम लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, क्या चीज़ हमें अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है। तो इन दोनों की इंटरेक्शन से हमारे पास 8 तरह के साइकोलॉजिकल टाइप्स आए थे, ठीक है। सो उसके बाद में हमने किया डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सो इसमें हमने स्टेजेस किए थे कुछ। तो सबसे पहले हमारे पास है चाइल्डहुड स्टेज, चाइल्डहुड। दूसरा हमारे पास था प्यूबर्टी टू यंग अडल्टहुड, प्यूबर्टी टू यंग अडल्टहुड। और तीसरा जो स्टेज था वो था हमारे पास मिडल एज, मिडल। सो चाइल्डहुड में क्या होता है कि ईगो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, एक इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ। प्यूबर्टी टू यंग अडल्टहुड में क्या होता है कि जो एडोलसेंस होते हैं वो रियलिटी ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, वो अपनी फैमिली, एजुकेशन, करियर, इन सब पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कॉन्शियस यहाँ पे डोमिनेंट होता है। और मिडिल एज में एक ट्रांजिशन होता है एक्सटर्नल टू इंटरनल, और वो जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़्यादा करते हैं। और यहाँ आने के बाद इंडिविजुएशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया? इंडिविजुएशन इंडिविजुएशन की प्रोसेस। तो उसमें हमने क्या देखा कि इट्स अ कंडीशन ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ जहाँ पे हमारा अनकॉन्शियस और कॉन्शियस इंटीग्रेट होता है, ठीक है। इंडिविजुएशन की प्रोसेस, सो कंडीशन ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ।
जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस है दोनों इंटीग्रेट होते हैं, कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस दोनों इंटीग्रेट होंगे। और उसके बाद में हमने लास्ट में क्या किया, हमने 3 टेक्निक्स की। सो वो टेक्निक्स क्या थी हमारे पास असेसमेंट में। सो असेसमेंट में हमने क्या किया, हमने पहली टेक्निक देखी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने देखा सिम्टम एनालिसिस। और तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने देखा ड्रीम एनालिसिस। तो ये हमने असेसमेंट की टेक्निक्स की। सो इसी के साथ जो हमारी कार्ल यूंग की एनालिटिकल थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।